आप बोलेंगे अपना मुंह आदिवासियों के केयर टेकर के रूप में आखिर किस दिन खोलेंगे? जवाब की प्रतीक्षा में भारतीय गणराज्य की एक आदिवासी नागरिक। वंदना केटे कहती है, पर्यावरण में सिर्फ पेड़ नहीं होते बल्कि उससे जुड़ी सारी चीजें हैं। एक छोटे से बालू के कण से लेकर हाथी तक सब पर्यावरण से जुड़े हैं। ये सब सृष्टि कहें, प्रकृति कहें, पर्यावरण कहें, सब उसका हिस्सा है। इसको बचाने के लिए हमको उपभोक्तावादी जो कल्चर है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर हम उपभोक्तावादी कल्चर अर्थात अगर हमने इस जमीन को, इस जंगल को, जो पर्यावरण की चीजें हैं उनको अगर एक मुनाफा के चीज के रूप में देखा तो हमारी प्रगति संभव नहीं है, हम विनाश में ही जाएंगे। इसलिए वो कहती हैं उपभोक्तावादी कल्चर से जो हो रहा है उससे अलग हटकर प्रकृति को बचाना हमारे लिए आवश्यक है। पूरे विश्व में आदिवासियों की आबादी लगभग 35 करोड़ है। भारत में इनकी आबादी लगभग 10 करोड़ है। हिंदी साहित्य में आदिवासी उपन्यास आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, विस्थापन, संस्कृति और शोषण के विरुद्ध संघर्ष से हमारा परिचय कराते हैं। रणेंद्र का ग्लोबल गांव का देवता, संजीव का धार, महुआ माझी का मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, हरिराम मीना का धुनी तपे तीर उल्लेखनीय, जैसा कि अभी तक वक्ताओं ने बताया है। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है, इसमें असुर जनजाति के संघर्ष और विस्थापन की कहानी है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ में महुआ माझी जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, यह झारखंड के विस्थापन और खदानों पर आधारित उनका ये उपन्यास है। धार संजीव का उपन्यास, यह आदिवासी समाज में शोषण और विद्रोह की कथा है। धुनी तपे तीर हरिराम मीना का, जैसे कि पहले बताया गया है, यह आदिवासी अस्मिता और विद्रोह पर आधारित है। इसके अलावा जंगल के फूल, सूरज किरण की छांव जो कि राजेंद्र अवस्थी का है, जो इतिहास में नहीं है राकेश कुमार सिंह का है, लौटते हुए जंगल की तकरार वॉल्टर मोंगरा तरुण की है, खुले गगन के लाल सितारे मधु कंकरिया। आदिवासी उपन्यासों में हमें क्या दिखता है? तो आदिवासी उपन्यास और विशेषताओं को ढूंढने की कोशिश करें तो मिलता है विस्थापन की त्रासदी, जल जीवन जंगल का संघर्ष, शोषण, पहचान का संकट इत्यादि मुद्दे हमको इसमें देखने को मिलते हैं, जो मुख्य धारा से अलग आदिवासियों का अपना दृष्टिकोण हमारे समक्ष लाते हैं। ग्लोबल गांव का देवता 2006 में प्रकाशित है। इसमें झारखंड के असुर आदिवासी समुदाय के अस्तित्व, अस्मिता, संघर्ष पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास ये है। इसमें ग्लोबल गांव के देवताओं अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पूंजीपतियों द्वारा झारखंड की प्रकृति और असुर समुदाय के जो शोषण है उसका चित्रण है। इसमें रुमझुम, ललिता, बुधनी और सुनील असुर जैसे पात्र अपनी जमीन और पहचान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। सुनील असुर का संघर्ष यह दर्शाता है कि यह लड़ाई नई पीढ़ी के शिक्षित युवाओं के माध्यम से जारी हो सकती है, यह हताश होने से काम नहीं चलेगा। यह उपन्यास आदिवासी जीवन के प्रति संवेदनशीलता और समसामयिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पर एक कठोर प्रहार है जो पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करता है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी का उपन्यास हो जनजाति के जीवन संघर्ष, उसके विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की मार्मिक कथा है। झारखंड के आदिवासियों पर औद्योगिक प्रदूषण और यूरेनियम के दुष्प्रभाव को उजागर करता है। वे आदिवासी किस तरह गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इसे रेडियोधर्मी कचरे के प्रभाव से उनका जीवन कितना नर्क बना हुआ है ये दिखाता है। और महुआ माझी एक प्रसिद्ध लेखिका, इनको 2007 में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय कथा युग के सम्मान और 2012 में राजकमल प्रकाशन की कृति सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह रचना आदिवासी विमर्श के अंतर्गत एक मील का पत्थर मानी जाती है। भारत के पहले आदिवासी उपन्यास के रूप में मुंडा आदिवासी लेखक मेनस ओडिया द्वारा लिखित मतुराज कहनी को माना जाता है, जो 1920 के आसपास प्राचीन मुंडारी भाषा में लिखा गया था। हिंदी में वॉल्टर भोंगरा तरुण का उपन्यास सुबह की शाम को पहला आदिवासी उपन्यास माना गया है। पीटर पाल का जंगल के गीत जो 1980 से 90 के दशक में लिखा गया था, यह भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आदिवासी नाटक साहित्य मुख्य रूप से वन संस्कृति, जल जंगल जमीन के संघर्ष, वेदना, विद्रोह को अभिव्यक्त करता है, जो अपनी जड़ों व अस्मिता को बचाए रखने की एक जीवंत विधा है। इनका रंगमंच आदिवासी जीवन के रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, शोषक वर्ग के विरुद्ध आवाज को उठाता है, जो अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे मंचों तक अपनी अलग पहचान बना रहा है। विमल कुमार टोप्पो का कोड़ा राज्य, विनोद कुमार का बुधनी और बिरसा मुंडा, मेयर मैट का सिटी ऑफ गोल्ड एक उल्लेखनीय नाटक है जो नस्लीय पूर्वाग्रहों और अन्याय पर एक टिप्पणी करता है। आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक नाटकों और लोक नाट्यों के माध्यम से भी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। निर्मला पुत्तुल, ग्रेस कुजूर,
वंदना टेटे, महादेव टोप्पो, अनुज लुगुन, जसिंता केरकट्टा जैसा सबका ये नाम आपने भी सबके मुंह से सुना है। बहारू सोनवने, हरिराम मीना आदि प्रमुख साहित्यकार हैं। आदिवासी समाज में एक विशेषता आपको बताना चाहती हूँ, इनमें 750 एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। जैसे कहीं पे मुस्लिम इसमें हम लोग देखते हैं 786 वगैरह आपने सुना होगा, तो यहाँ पर जो है आदिवासी समाज में 750 महत्वपूर्ण अंक है। कैसे महत्वपूर्ण है देखिए, सभी आदिवासियों को इस मूल चिन्ह का 750 के बारे में पूरी जानकारी होती है, और इस अंक में सभी मनुष्य से संबंधित जन्म से लेकर मरण तक का ज्ञान छिपा हुआ है। इस ज्ञान का आदिवासी अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं। 750 एक महान और पूजनीय अंक है आदिवासियों का। 7 का अर्थ है आत्मगुण। मनुष्य को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विवाह सूत्र में बंधना पड़ता है। जब विवाह होता है तो 7 दिनों को साक्षी मानकर 7 वचन के साथ 7 फेरे लेते हैं, अतः यह अंक शुभ माना गया है। फिर 5 का अर्थ होता है शरीर। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, धरती, पानी, अग्नि, वायु। मृत्यु के बाद दफनाने के पहले 5 फेरे लगाए जाते हैं। तत्पश्चात बड़े गड्ढे में डालकर 5 बार प्रत्येक व्यक्ति 2 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं, उस पर 5 उरई के पौधे लगाते हैं। यह पौधा मृत शरीर को दुर्गंधित होने से बचाता है, और इस पौधे का उपयोग सिर्फ मृत्यु के बाद ही किया जाता है। आदिवासियों का मानना है कि मृत शरीर को दफनाने के बाद 5 तत्वों की क्रिया प्रक्रिया करके उसमें 9 शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर पानी की धारा में बहते हुए नदी, तालाब आदि में बहती है, उनकी धारणा है, उनका विश्वास है। शून्य का अर्थ है निरंकार, इसका कोई आकार नहीं होता। शून्य पृथ्वी के समान गोल है। आदिवासियों का मानना है कि माँ के पेट में जब बच्चा अवतरित होता है तब माँ का पेट गोलाकार दिखाई देता है। इस गोलाकार पृथ्वी रूप में पृथ्वी में जीवन और मृत्यु होती है, अतः यह अंक भी उनके लिए पूजनीय है। हरिराम मीना द्वारा रचित साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक, ये एक यात्रा वृत्तांत है। साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक, यह आधुनिक भारत के विरोधाभास को उजागर करती है, जहां एक ओर साइबर सिटी की चकाचौंध है और दूसरी ओर जल जंगल जमीन से विस्थापित आदिवासियों का गहरे अभाव के साथ संघर्ष है। ये रचना वैश्वीकरण के दौर में आदिवासियों के शोषण और हाशिए पर पड़े जीवन का सजीव चित्रण करती है। यह पुस्तक तथा कथित आधुनिक मॉडलों पर सवाल उठाती है और आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई को पूर्णतः उजागर करती है। यह यात्रा वृत्तांत है उनका। आदिवासी प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं, अपने पुरखों का सम्मान करते हैं। आदिवासियों के लिए प्रकृति वही नहीं है जो हिंदी साहित्य के प्रकृति चित्रण करने वाले साहित्यकारों के लिए, क्योंकि हिंदी का साहित्यकार चाहे फणीश्वरनाथ रेणु हो, निराला हो, चाहे किसी इन लोग ने अगर किया है तो उसको एक सौंदर्य बोध के रूप में देखते हैं, तो इनका वो दृष्टिकोण नहीं है। आदिवासियों के लिए प्रकृति आलंबन उद्दीपन की चीज नहीं है, प्रेम जागृत करने के लिए माहौल बनाने वाली कोई चीज नहीं है। प्रकृति क्या है? वो आदिवासियों के लिए प्रकृति पुरखा अर्थात पूर्वज है। नदियां, पहाड़, जंगल, यह सब कोई पिता है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है। इनके लिए प्रकृति वैसी नहीं है जैसा कोई प्रेम लोलू कोई व्यक्ति इसकी चर्चा करे, उस दृष्टि से प्रकृति को नहीं देखती। आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझने के लिए आदिवासियों के मौखिक साहित्य का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, समझना आवश्यक है, जो 500 से अधिक भाषाओं में बिखरा पड़ा है। जैसे गोंडी, मंडारी, कुड़ुक, संथाली जैसे अनेक भाषाएं। हमारे देश में 700 से अधिक जीवित भाषाएं हैं, जबकि मान्यता प्राप्त भाषाएं केवल 22। भारत की पहली आदिवासी महिला कवियत्री सुशीला समद मानी जाती है। आदिवासी दर्शन का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि आदिवासी दर्शन मतलब उनका जो जीवन दर्शन, जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है उनकी, वो ये है कि सृष्टि की हर चीज को बचाए रखने की वो सोचता है, सृष्टि की हर चीज को बचाए रखने की बात करता है। आदिवासी वे सब कुछ बचाना चाहते हैं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव है, मैत्रीपूर्ण रिश्ता है। आदिवासी दर्शन व्यक्तिवाद को नकारता है और सामुदायिकता को स्वीकृति देता है। अन्य दर्शन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसी मान्यता के परिणाम स्वरूप सारा का सारा विकास मनुष्य को केंद्र में रखकर ही किया जाता है, लेकिन आदिवासी दर्शन मनुष्य को श्रेष्ठ मानने के पक्ष में नहीं है। वो मानता है कि दुनिया के सभी प्राणी, न केवल प्राणी बल्कि नदी, नाले, पहाड़, पेड़, पौधे, जंगल, सब कुछ महत्वपूर्ण है और सबको बचाया जाना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि आदिवासी दर्शन या विचार समस्त सृष्टि को बचाने की बात करता है और अन्य दर्शन मात्र मनुष्य को केंद्र में रखकर विकास की बात करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है हमारे अन्य साहित्य में और आदिवासी साहित्य में। यहाँ मनुष्य केंद्र में नहीं है, वो रखते ही नहीं है, वो रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते?
क्योंकि वो कहते हैं कि जब मनुष्यों को केंद्र में रख के परिणाम विकास की बात की जाती तो परिणाम यह है कि आज यह सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी है। किसी के पास परमाणु बम है, किसी के पास हाइड्रोजन बम है। मनुष्य केंद्रित चिंतन अवधारणा के परिणाम भयानक है। अतः ये परिणाम हमें अगर आगाह करा रहे हैं कि अगर पूरी सृष्टि तमाम प्राणियों को बचाए नहीं रखा तो हम भी नहीं जी पाएंगे। सब मानते हैं कि साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, आदिवासी मानते हैं सभी कलाएं श्रेष्ठ। ये भी एक अंतर है कि हम लोग कहते हैं साहित्य श्रेष्ठ है, साहित्य जीवन का दर्पण है। ये कहते हैं नहीं, सारी की सारी कलाएं जरूरी है। और जैसे कि एक साहित्यकार, हमारे इसमें एक साहित्यकार लिखता है, कोई गाता कोई और है, नाचता कोई और है, लिखता कोई और है, तो ये वैसे नहीं है। यहाँ आदिवासी लेखक यदि साहित्य की रचना कर रहा है तो लिखता ही नहीं है, वो नाचता भी है, वो गाता भी है, वो वाद्य यंत्र बजाता है। यहाँ लिखने वाला अलग है, गाने वाला अलग है, बजाने वाला अलग है, ऐसा नहीं होता। तो आदिवासी जीवन दर्शन में सब सुंदर है, कुछ भी असुंदर नहीं। आदिवासी साहित्य में मैं की जगह हम पर विचार किया जाता है, अर्थात व्यक्तिवाद को खारिज करके सामुदायिकता पर, सहजीविका पर वो ध्यान देता है। आदिवासी साहित्य सत्तावादी अवधारणा के खिलाफ है, वो सत्ता नहीं चाहता। आदिवासी साहित्य आर्थिक सवालों के साथ सांस्कृतिक सवालों को भी महत्वपूर्ण मानता है। यह मानता है कि सभी संस्कृतियों को बचाए जाना जरूरी है। यह साहित्य पूंजीवादी अर्थतंत्र का पूर्ण विरोध करता है। यह प्रकृति के संसाधनों को धनार्जन का साधन नहीं मानता। आदिवासी समाज इसे मुनाफा कमाने के लिए कभी नहीं देखता, उस नजर से वो देखता ही नहीं। आदिवासी साहित्य की भाषा शैली की बात करते हैं, क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं, आदिवासी साहित्य पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी भाषा शैली कैसी है ये हमको देखना मुझे लगता है जरूरी है। आदिवासी साहित्य की भाषा शैली मूलतः वाचिक परंपरा या ओल्ड ट्रेडिशन की भाषा है। प्रकृति, संघर्ष और सहजता पर आधारित है। यह भाषा बनावटी न होकर सीधी, सपाट और बिंबात्मक शैली में, जिसमें लोकगीतों अर्थात पारंपरिक गीतों, मिथकों, रूढ़ियों और प्रचलित कथाओं का भरपूर प्रयोग होता है। यह अपनी भाषा में अपनी अस्मिता, विस्थापन और जीवन संघर्ष को सीधे तौर पर अभिव्यक्त करते हैं। आदिवासी साहित्य की शैली वाचिक परंपरा का इसमें प्रभाव है। आदिवासी साहित्य एक बड़ा हिस्सा मौखिक रूप से गीतों, गाथाओं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाला है, इसलिए इसमें जो है वाचिक परंपरा, मौखिक परंपरा बहुत ज्यादा है इनकी शैली। प्रकृति के साथ इनका जुड़ाव की बात करते हैं तो इस साहित्य की भाषा में जंगल, पहाड़, नदी, पशु पक्षी, प्रकृति के प्रति प्रेम का वर्णन हमें प्रमुखता से दिखता है और जो जीवन का, उनके जीवन दर्शन का प्रमुख हिस्सा है। इसमें सरलता है, यथार्थ है। इनकी रचनाएं बनावटीपन, कृत्रिमता से बिल्कुल मुक्त है। सीधे आदिवासी जीवन के यथार्थ ये उजागर करते हैं। प्रतीक और बिंबों की बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में प्रकृति से जुड़े प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जो सामुदायिक भावनाओं और लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। इनकी रचनाओं में हमको मिलता है, इनकी शैली में हमको मिलता है संघर्ष और विद्रोह की चेतना, जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ एंड स्ट्रगल कहेंगे, रेजिस्टेंस एंड स्ट्रगल। मुख्य धारा की संस्कृति के साथ संघर्ष और अपनी पहचान की रक्षा के लिए मुखर स्वर, प्रतिबद्धता और यथार्थवादी शैली इसमें अपनाई जाती है। मातृभाषा और स्थानीय बोलियों का पुट इनके से मिलता है, जिसको हम डायलेक्ट इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, कुड़ुक, हो जैसी मूल जनजाति भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में विशेष रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आदिवासी साहित्य की भाषा शैली मुख्य रूप से अपनी अस्मिता का परिचय देती है, जो है जैसे है वैसे प्रस्तुत होती है। आदिवासी समुदाय सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधता लिए। इनकी कुछ भाषाएं द्रविड़ मूल की हैं, कुछ ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये कुछ थोड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि भाषाएं किस प्रकार से बनती हैं, भाषाई परिवार कैसे बने और अब नए परिवार कैसे बन रहे हैं, भाषा के परिवार। आदिवासी समुदाय सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधता लिए है। इनकी कुछ भाषाएं द्रविड़ मूल की है, कुछ ऑस्ट्रिक, कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई भाषाओं से संबंधित है। उनकी संस्कृतियां भी विविध हैं। इसलिए आदिवासी साहित्यकार राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण की धारणाओं के समान एक भाषा, एक संस्कृति का समर्थन कभी नहीं करते हैं। ये उनका मानना है कि सभी भाषाएं और सभी संस्कृतियां महत्वपूर्ण है, अतः सबका अस्तित्व हमेशा बना रहना चाहिए। जैसे ग्लोबलाइजेशन कहता है कि एक भाषा हो, एक है, ऐसा वो नहीं मानते। कवि भारत भूषण अग्रवाल की बेटी अनविता अंबी ने अंडमान निकोबार की भाषाओं पर काम किया है, वहां की आदिवासी भाषाओं, इसलिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इन भाषाओं पर अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया
कि अब तक प्रमाणित चारों भाषा परिवारों से यह भाषा परिवार नहीं मिलता है। कोई भी बात इसमें नहीं है, इसमें भिन्नता है। भिन्नता किस आधार पर है? शब्दावली के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, व्याकरण के आधार पर वो भिन्नताएं हैं। और इसीलिए अन्विता अंबी ने पांचवा भाषा परिवार बनाने का प्रस्ताव रखा और भाषाविदों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और अब वे और आगे चलकर पांचवें परिवार के अलावा छठवें परिवार की भाषा परिवार को तलाश रही हैं और बनाने के प्रयास में बढ़ रही हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो भीली भाषा पर विक्रम चौधरी, जितेंद्र बसावा, सोनवने काम कर रहे हैं। गोंडी भाषा में मोतीलाल कंगाली का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि पर भी काम किया है। आदिवासी साहित्य का फलक बहुत व्यापक है। वह सिर्फ आदिवासियों को बचाने की बात नहीं करता, सिर्फ आदिवासियों के सवाल नहीं उठाता, वो पूरी दुनिया को, समस्त सृष्टि को बचाना चाहता है। वो सिर्फ मनुष्य को बचाने का पक्षधर नहीं है, वो प्रकृति को, प्राणियों को, सबको बचाना चाहता है। इनकी अवधारणा बहुत व्यापक है। आदिवासी आंदोलन की बात अब हम करते हैं। तो आदिवासी आंदोलन जो चाहे भाषा से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, जीवन से जुड़े हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, तो ये जो है 1970-1980 में सुशीला समद, जूलियस तिग्गा, एलिस इक्का आदि सक्रिय थे। 2015 में वंदना टेटे ने एलिस इक्का की कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया है। 1970 से 1980 में आदिवासी लेखकों की दूसरी पीढ़ी आई, जिसमें लक्ष्मण गायकवाड़, लाको बोटरा, सीता रत्नमल जैसे नाम शामिल हैं। पहले ये हिंदी या अंग्रेजी में लिखते थे, कुछ अपनी भाषाओं में लिखने लगे, कुछ ने नई लिपियां बनाई हैं। जैसे लाको बोटरा ने भाषा के लिए वरांग क्षिति लिपि को अपनाया है, जिसे भारत के पूर्वी हिस्से में लगभग 20 लाख लोग बोलते हैं। 2000 के बाद तीसरी पीढ़ी आई है इनके लेखकों की, और इसमें है हासदा, सोमेंद्र शेखर, जेसिंटा केरकट्टा, वंदना टेटे। पहली पीढ़ी सांस्कृतिक भिन्नता और विशिष्टता को दर्शाने पर केंद्रित थी। नई पीढ़ी आधुनिकता और वैश्विक पूंजीवाद के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करती है। वे सब भूमि अधिकार, भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्थापन, मुख्य धारा मीडिया द्वारा वस्तुकरण, हाशिए पर धकेले जाने और पारिस्थितिक विषयों पर लिख रहे हैं। महाश्वेता देवी ने 1960 से 70 के दशक में बिहार, झारखंड में आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ काम किया और अपने कथा साहित्य में इनके संघर्ष को दर्शाया। जी.एन. देवी ने एक संग्रह पेंटेड वर्ड्स 2002 मतलब 2002 में और बीइंग आदिवासी एग्जिस्टेंस एंटाइटलमेंट एग्जीक्यूशन ये निकाला है 2022 में, संपादित किया है। उन्होंने भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र और तेजगढ़ में आदिवासी अकादमी की स्थापना भी की है। कुछ आदिवासी लेखकों ने वैश्विक स्वदेशी अधिकारी आंदोलनों के साथ मिलकर, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम केवल भारत में है, ऐसा नहीं है, विश्व में जहां पे भी इस प्रकार की संस्कृति, जहां जहां आदिवासी को शोषण हो रहा है, खुद को उनके साथ जोड़कर उन्होंने साहित्य में अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिवासी विमर्श या आदिवासी साहित्य मात्र साहित्य नहीं है, बल्कि अस्तित्व की रक्षा के लिए एक आंदोलन है जो आदिवासियों को उनकी पुरखा, परंपरा और संस्कृति से जोड़े रखने का प्रयत्न करती है। आदिवासी विमर्श या आदिवासी